गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी BA BEd BSc BEd 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं जेंडर संबंधी मुद्दे एवं अवधारणाएं। जेंडर संबंधी मुद्दा पितृसत्तात्मक मुद्दा हमारा चर्चा का विषय है, जिसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, उसको बढ़ावा देने वाला परिवार, उसको बढ़ावा देने वाली संस्था धर्म, उसको बढ़ावा देने वाली संस्था पुरुषों का आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण का होना। अगली संस्था है राजनीतिक व्यवस्था का पुरुषों के हाथ में होना। जो देश के भविष्य का निर्माण किया जाता है वो राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, और देश के भविष्य का निर्माण करने वाली ये संस्थाएं, उन संस्थाओं में बोलबाला है, उन संस्थाओं में वर्चस्व है तो पुरुषों का। अब आप सोच लीजिए कि जिस देश में भविष्य निर्माण करने वाली योजनाएं, जिनका निर्माण करने वाले पुरुष हैं, वो महिलाओं के उन अधिकारों का, क्या महिलाओं को उन अधिकारों का उपभोग करने में वो सहायता पहुंचा सकते हैं? इम्पॉसिबल, ये असंभव है। पुरुष अपने हितों का ध्यान रखेंगे या महिलाओं को हितों को साधेंगे? प्रश्न यहाँ है। प्रश्न इस बात का है कि जो राजनीतिक संस्थाएं देश के भविष्य का निर्माण कर रही हैं, तो उन राजनीतिक संस्थाओं में निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन हैं? उस राजनीतिक संस्थाओं में निर्माण करने वाले व्यक्तियों की अधिकांश जनसंख्या पुरुषों की है। ऐसी स्थिति में महिलाओं के हितों को साधना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। प्रशिक्षणार्थियों, चाहे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण स्थानीय निकायों में प्रदान कर दिया गया हो, उसके बावजूद महिलाओं को पार्लियामेंट में जाने का वो अवसर नहीं मिला जो पुरुषों को दिया गया है। यहाँ पर चर्चा के लिए कुछ मुद्दे आपके सामने हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, संसद तक बोलबाला है तो पुरुषों का है। यहाँ मेरे पास कुछ सर्वे रिपोर्ट हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। 193 देशों की सर्वे रिपोर्ट में भारत का महिलाओं को राजनीतिक सत्ता प्रदान करने में 153वां स्थान है। यहाँ कुछ देशों का सर्वे है जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमारी राजनीतिक स्थिति, महिलाओं की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश में जहाँ राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत और सबसे बड़ी इकाई पार्लियामेंट, संसद है, वहाँ बोलबाला है तो पुरुषों का। अगर महिला प्रतिनिधि कहीं पहुंच भी जाती हैं तो आप देखते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में अगर महिलाएं पहुंची भी हैं तो आप देख लीजिए उनकी शक्तियों का उपभोग पुरुष ही करते हैं, उनकी सत्ता का उपभोग पुरुष ही करते हैं। तर्क ये दिया जाता है कि वो राजनीतिक व्यवस्थाओं से अनभिज्ञ हैं। भाई, अनभिज्ञ किसने किया?
ये हमारी पीढ़ियों से अनभिज्ञता उनको की दी गई, इसलिए वो अनभिज्ञ हैं। जिन महिलाओं को कार्य सौंपे गए उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपना परचम लहराया, चाहे स्वर्गीय श्रीमती जी इंदिरा गांधी हो, चाहे स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित हो, बहन कुमारी मायावती हो, श्रीमती सोनिया गांधी हो, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज हो, प्रियंका बडेरा हो, प्रियंका गांधी हो, स्मृति ईरानी हो, ममता बनर्जी हो और स्वर्गीय सुश्री जयललिता हो। इन महिलाओं को जो कार्य सौंपे गए उन कार्यों में ये तो अनभिज्ञ नहीं थी, इन्होंने अपना परचम लहराया है। राजनीतिक क्षेत्र में इन महिलाओं ने अपने झंडे गाड़े हैं, अपना लोहा मनवाया है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर 193 देशों में भारत का स्थान 153वें नंबर पर है, 153। दक्षिण अफ्रीकी देशों को छोड़कर, जो दक्षिण अफ्रीकी देश जिसमें 61% महिलाएं, यानी महिलाओं की संख्या दक्षिण अफ्रीकी देशों में पुरुषों के मुकाबले में अधिक है। ये देश हैं जहां महिलाओं को राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक सत्ता में भागीदारी सौंपी गई है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, फैरो आइलैंड, ये देश हैं जो अग्रणी हैं जिनमें राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को भागीदारी प्रदान की गई है। प्रशिक्षणार्थियों, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन देशों में आप अध्ययन कर देख लीजिए। ब्रिटेन में 32, अमेरिका में 23 महिलाएं हैं। और बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी स्थिति भी हमारे देश भारत से बेहतर है। वहाँ 20% महिलाओं की भागीदारी है। प्रशिक्षणार्थियों, बांग्लादेश, पाकिस्तान भारत से बेहतर हैं कि जहां 20% महिला प्रतिनिधि हैं राजनीतिक क्षेत्र में। यहां चर्चा है 2014 की लोकसभा में 545 जो सदस्य थे उनमें 65 महिला थी, यानी 12% महिलाएं। इसलिए भारत और पाकिस्तान में 20% और हमारे देश भारत में 12% महिलाओं को भागीदारी सौंपी गई। 17वीं लोकसभा में 78% महिलाएं, वो 78 महिलाएं पहुंची हैं, जिनमें महिला सांसद हैं 78। ये सबसे अधिक का इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जहां से 14 महिलाओं को पार्लियामेंट में भेजा गया, जो 17.5% है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जहां 3 महिलाओं को भेजा गया लोकसभा में चुनकर, जो कुल का 7.9% है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर 6 महिलाओं को चुनकर लोकसभा में भेजा गया, वहां 12.5% औसत निकल कर आया है। महिला जिनकी आबादी देश की आधी आबादी है, मात्र 12% महिलाओं को राजनीतिक सत्ता सौंपी गई है, राजनीतिक भागीदारी सौंपी गई है। देश की विधानसभाओं में महिलाओं को जो राष्ट्रीय उनकी जनसंख्या है वो 9% है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर
जिक्र इस बात का किया जा रहा है कि हमसे आगे तो दक्षिण एशिया के या अफ्रीकी देश ही आगे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, दुनिया के 2-4 देशों को छोड़कर, जिनका जिक्र मैंने कर दिया है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, फैरो आइलैंड और ये बांग्लादेश, भारत आदि, इन देशों को, गिने चुने देशों को छोड़कर महिलाओं का उनका प्रतिशत 10% से अधिक नहीं है। 10 से ऊपर भारत का 12 मान लो। तो इस प्रकार की जो भागीदारी दी गई है उससे जाहिर होता है कि महिलाओं को देश के भविष्य निर्माण में भूमिका नहीं सौंपी गई। प्रशिक्षणार्थियों, देश का भाग्य तय करने वाले इस राजनीतिक दलों में महिलाओं की भूमिका बहुत कम है। इसलिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने में राजनीतिक दलों, राजनीतिक संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशिक्षणार्थियों, अगला है जनसंचार के माध्यमों द्वारा पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देना। पितृसत्ता की विचारधारा को प्रसारित करने के लिए जनसंचार के साधन भी जिम्मेदार हैं। चाहे पत्र पत्रिका हो, टीवी हो, फिल्में हो, मैगजीन हो, मीडिया हो, इंटरनेट हो, ये नुक्कड़ सभाएं हो, जो कुछ भी है, नाटक हो, उन सब के माध्यम से, जिन जनसंचार के साधनों के माध्यम से पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ही बढ़ावा दिया जाता है। वो कैसे? क्योंकि जनसंचार के जो साधन हैं, जनसंचार के इन साधनों पर उच्च वर्ग के लोगों का, ऊंची जाति के लोगों का आधिपत्य है, एकाधिकार है, और वो पुरुषों के हाथ में महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए, महिलाओं को दबाने के लिए एक मजबूत हथियार के रूप में है। ये एक बहुत बड़ा हथियार पुरुषों के हाथ में लग गया है जनसंचार के साधनों का। चाहे फिल्में हो, टेलीविजन हो, पत्र पत्रिकाएं हो, इनमें महिलाओं की छवि दिखाई जाती है फूहड़, विकृत या अश्लील। महिलाओं की देह का आपत्तिजनक चित्रण इसमें किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग के मन और मिजाज के अनुसार अपनी छवि गढ़ता है, अपनी छवि रचता है। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों के अनुसार, उनके मन और मिजाज के अनुसार महिलाओं की छवि बनाता है और उनको गढ़ता है। ख़ासतौर से आपने फैशन शो में देखा होगा कि महिलाओं को जो फैशन शो में या सौंदर्य प्रतियोगिताओं में किस प्रकार की फूहड़ता का प्रदर्शन महिलाओं का किया जाता है। आपत्तिजनक स्थिति, आपत्तिजनक चित्रण उन महिलाओं का फैशन शोज में किया जाता है, जिसको कम से कम हमारे देश की संस्कृति
गंवारा नहीं करती। इस प्रकार का माध्यम जनसंचार के साधनों के रूप में एक मजबूत हथियार पुरुषों के हाथ लग गया है। महिलाएं उभरें तो कहां से उभर कर आए? महिलाओं की छवि को तो धूमिल कर दिया गया। इन परिवारों में दबना कुचलना सिखाया, धर्म ने उसको दायरे दिए, आर्थिक स्थिति से उसको नियंत्रित किया गया, राजनीतिक क्षेत्र में उसको कोई भागीदारी नहीं दी गई। तो ऐसी स्थिति में जो सौंदर्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, महिलाएं इससे वाकिफ नहीं हैं कि ये उनके जिस्म की नुमाइश की जा रही है और उनकी छवि को आने वाली नस्लों के लिए धूमिल किया जा रहा है, जिससे महिलाएं पुरुषों के सामने, पुरुषों के मुकाबले में बढ़ चढ़कर खड़ी ना हो जाएं। उनकी विकृत फूहड़ छवि प्रदर्शित की जाती है, चाहे देसी मूवी हो या विदेशी मूवी हो। उन सिनेमा में, व्यावसायिक सिनेमा में महिलाओं की जो छवि है वो एक बार वाला, बार डांसर या रिसेप्शनिस्ट ऐसी भूमिकाओं में या उनको आपत्तिजनक चित्रण करते हुए स्त्री देह को प्रदर्शित किया जाता है। उनके शारीरिक सौंदर्य को नुमाइश के रूप में, एक बाजार के रूप में पेश किया जाता है और उससे ये उच्च वर्ग के लोग और उच्च जाति के लोग लाभ उठाते हैं, क्योंकि इनके हाथ में इन जनसंचार के साधनों की सत्ता इन्हीं के पास है। खासतौर से ये पुरुष या पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने का कार्य इन जनसंचार के साधनों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, पुरुष की उच्चता को दिखाना, स्त्रियों को नीचे दर्जे को दिखाना और ऐसे ही संदेश चाहे समाचार पत्र हो, चाहे पत्रिका हो, चाहे टीवी हो, उन सब के माध्यम से ऐसे ही पेश किया जाता है। पुरुषों का वर्चस्व दिखाया जाता है, औरतों को दोयम दर्जा या औरतों को छवि को धूमिल करते हुए दिखाया जाता है। जनसंचार के साधनों में पेशेवर महिलाओं की संख्या अर्थात प्रोफेशनल महिलाएं बहुत कम संख्या में हैं, जो जनसंचार के साधनों पर नियंत्रित करें या जनसंचार के साधनों में वो अपना पेशा अपनाएं, उनकी संख्या बहुत कम है पुरुषों के मुकाबले में। तो जो रिपोर्ट लिखने, छापने, विज्ञापन, संदेश देने का ढंग औरतों के खिलाफ होता है। प्रशिक्षणार्थियों, ये जनसंचार के साधनों में महिलाओं के विरुद्ध रिपोर्ट छापना, महिलाओं के खिलाफ लिखना और उनके खिलाफ विज्ञापन बनाना, उन विज्ञापन में वो एक वस्तु की भांति बाजार में पेश की जाती है। ये संदेश दिया जाता है कि महिलाएं उनके लिए एक खिलौना जैसी हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को इस प्रकार दिखाया जाता है जैसे वो कोई कमजोर, गिरी हुई और एक यौन वस्तु हो। इस प्रकार आप देखते हैं प्रशिक्षणार्थियों, पितृसत्ता की व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं में परिवार, धर्म, आर्थिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था और जनसंचार के जो माध्यम हैं,
इन सब में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले हे और दोयम दर्जा प्रदान किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी वो इस बात को लेकर चल रही थी कि महिलाओं के साथ जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उस पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था से मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। पितृसत्ता की व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं ये रही। प्रशिक्षणार्थियों, इन संस्थाओं के जो कार्य हैं उनमें परिवर्तन करना होगा, तब हम पितृसत्ता की व्यवस्था को जो महिलाओं के साथ भेदभाव करने पर मजबूर करती है उसको रोक पाने में सफल हो पाएंगे। तो उसके लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ सुझाव हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मुक्ति हेतु कुछ सुझाव। प्रशिक्षणार्थियों, सबसे पहले महिलाओं को जागरूक होना होगा। महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होंगी, महिलाएं जब तक ये कष्टों को सहन करती रहेंगी, उनके ऊपर ये सितम, ये कष्ट बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि पुरुष सत्ता का ये जाल बहुत लंबे समय से फैला हुआ है और ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैल चुका है। तो इस जाल के लिए काटना होगा, और जब इस जाल की एक गांठ काट दी जाएगी तो दूसरी गांठ कमजोर हो जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को उठकर खड़े होना होगा, आगे आना होगा और इस मकड़ जाल को काटना होगा। जब ये जाल कट जाएगा तो एक गांठ कमज़ोर हो जाएगी, तो फिर दूसरी गांठें अपने आप कमज़ोर हो जाएंगी। प्रशिक्षणार्थियों, इसकी शुरुआत के लिए महिलाओं को परिवार से ही इसकी शुरुआत करनी होगी। परिवार में जो पीढ़ियों से महिलाओं के साथ भेदभाव होता आ रहा है, पुरुषों का वर्चस्व या पुरुषों को दबाना सिखाया जाता है, महिलाओं को दबना सिखाया जाता है, तो उसकी शुरुआत करने के लिए महिलाओं को घर से ही ये पाठ पढ़ना होगा। वो इस कार्य की शुरुआत घर से करें। एक सिनेमा के माध्यम से ये सीन था कि दहेज ना मिलने पर वर पक्ष के लोगों ने अपने बेटे को उठा लिया और ये कहा कि हमारे लिए दहेज नहीं मिला है, आप उठ जाइए। और वो फेरों पर नहीं बैठते हैं, उसको उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति में वो लड़की जो दुल्हन बनी हुई थी, वो अपने पिता के सामने आकर कहती है कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी जो दहेज का लालची है। तो उसके पिता जो रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं, उनकी पगड़ी को उछाला गया था, वो संभल जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये सबक है उन महिलाओं के लिए जिनके पिता कर्ज लेकर उनका विवाह करते हैं और फिर वो पीढ़ियों तक कर्ज चलता रहता है। जिस दिन महिलाएं दहेज प्रथा के विरोध में, जिस दिन महिलाएं शोषण के विरोध में, जिस दिन महिलाएं बलात्कार के विरोध में, जिस दिन महिलाएं भेदभाव के विरोध में खड़ी हो जाएंगी, उस दिन उनके साथ ये पुरुष समाज
जो सत्ता के नशे में चूर है उसका सारा नशा चकनाचूर हो जाएगा। ये कोई दंत कथा नहीं है, उठ खड़ा होना आप ही को पड़ेगा। इस हलचल की, इस क्रांति का आगाज करना होगा और वो क्रांति का पहला कदम आपके अपने परिवार से है। आपको पहला कदम बढ़ाने के लिए अपनी मंजिल की ओर आपका कदम आपको ले जाता है। मंजिल को पाने के लिए पहला कदम तो बढ़ाओ, सामने तो आओ। महिलाओं को अपने घर से शुरुआत करनी होगी उस भेदभाव को मिटाने के लिए, और वो दबना सिखाया जाता है, उस दबने का विरोध करना होगा। तब जाकर महिलाओं के साथ उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था से छुटकारा दिलाने में हमारा ये महत्वपूर्ण कदम होगा। नंबर 2, धर्म। धर्म को माध्यम बनाया गया है धार्मिक आस्थाओं का, धार्मिक परंपराओं का, धार्मिक रीति रिवाजों का, धार्मिक कर्मकांडों का हवाला दिया जाता है कि महिलाओं को इस प्रकार का आचरण करना है, पुरुषों को इस प्रकार का आचरण करना है। तो निश्चित रूप से उस धार्मिक जो मान्यताएं हैं, जो इनको रूढ़ियां हैं, धार्मिक प्रथाएं हैं, या मैं समझता हूँ वो कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों के विरोध में महिलाओं को खड़ा होना होगा। जो धार्मिक आडंबर हैं, धार्मिक आडंबरों का विरोध करना होगा। महिलाएं जिस दिन धार्मिक आडंबरों का विरोध करना सीख जाएंगी, निश्चित रूप से उन महिलाओं के साथ होने वाले उस भेदभाव को, महिलाओं के साथ उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था से महिलाओं को छुटकारा दिलाया जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है आर्थिक। महिलाओं को आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है और उनको आर्थिक कानूनों की जानकारी लेनी होगी। जो महिलाएं के लिए आर्थिक कानून संविधान ने प्रदान किए हैं, उन आर्थिक कानूनों को जानें, शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से उनके हितों के आर्थिक कानूनों का वो पालन करें। निश्चित रूप से जिस दिन उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो पुरुष की सत्ता अपने आप कमजोर होने लग जाएगी। जब अर्थ छिन जाएगा तो उनको अन्य काम व्यर्थ हो जाएंगे। अर्थ के अभाव में सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं को, जैसा कि दक्षिण अफ्रीकी देशों का उदाहरण दिया गया है, जैसा कि आपको डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, फैरो आइलैंड, इन देशों के उदाहरण दिए गए हैं कि यहाँ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अधिक संख्या में है। तो महिलाएं राजनीतिक रूप से जो उनको 33% आरक्षण स्थानीय निकायों में दिया गया है, उसकी मांग वो पार्लियामेंट में चल रही है। वो बिल अभी तक पास नहीं हो पाया है। उसकी मांग को वो अच्छे ढंग से पेश करें और अपनी मांग को पूरा करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। निश्चित रूप से जो उनकी मांग है 50% की, लेकिन उनको अभी 33% भी नहीं मिला है। तो पहले 33 पर आएँ, बाद में 50 पर चले जाना। तो इस कार्य को भी अंजाम देना होगा कि वो अपनी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाएं, राजनीतिक दलों में अपनी घुसपैठ जारी रखें, राजनीतिक दलों से अपनी साठगांठ बनाएं, राजनीतिक दलों में अपना हस्तक्षेप बढ़ाएं। निश्चित रूप से पितृसत्ता पर ये उनका बड़ा सख्त बार होगा।
जिसमें देश का भविष्य तय किया जाता है, जिसमें देश के भविष्य का निर्माण किया जाता है, उन राजनीतिक संस्थाओं में जब महिलाएं पहुंच जाएंगी तो वो भी देश का एक भविष्य हैं और उनके भविष्य पर जो कलंक लगा हुआ है वो मिटाया जा सकेगा। जनसंचार के माध्यम से जो महिलाओं पर अंकुश लगाया जाता है, महिलाओं की छवि को धूमिल किया जाता है, महिलाओं को चोट पहुंचाई जाती है, महिलाओं के खिलाफ लिखा जाता है और उनको गिरी हुई, कमज़ोर और यौन वस्तु के रूप में पेश किया जाता है, तो जनसंचार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ होने वाली घटनाओं में भी कमी आ जाएगी। उनके खिलाफ वो पत्र पत्रिकाएं, उनके खिलाफ वो फिल्में, उनके खिलाफ वो टेलीविज़न, उनके खिलाफ ये मास मीडिया, उनके खिलाफ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो चित्र नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहाँ भी है और वो अपनी ऐसी धूमिल छवि के विरुद्ध आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ को दमखम के साथ रखें और ऐसे शोज में, ऐसे फैशन शो में भाग ना लें जहां फुहरता हो और उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा हो। निश्चित रूप से महिलाओं के शक्ति में वृद्धि होगी और पुरुषों की सत्ता कमज़ोर हो जाएगी। औरत जब तक अपने आप को बोझ समझती रहेंगी और इस बोझ को सर से उतार कर नहीं फेंकेंगी, उनके साथ ये शोषण होता रहेगा। वो इस पितृसत्ता के विरोध में आवाज तो उठाएं, वो इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ उठकर खड़ी तो हों, आए तो सही, एक प्लेटफॉर्म तो बनाएं और अपनी आवाज को दमखम के साथ उठाएं और जो उनके सर पर ये बोझ रख रखा है पितृसत्तात्मक व्यवस्था का, उस बोझ को सर से उतार कर फेंक दें। निश्चित रूप से महिलाओं को मुक्ति मिल जाएगी, इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में ज़रूर आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने विनम्रतापूर्वक